बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और इस एक सवाल के जवाब की तलाश में आज मैं साथ हूँ जनाब डॉक्टर अमजद तुफैल साहब के। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। जी बहुत शुक्रिया, आपने भी इनवाइट किया मुझे। आज सर, जो सवाल मेरे जहन में है वो थोड़ा चुभता हुआ है। पहले भी कई कुछ सवाल ऐसे आते रहे हैं, लेकिन जाहिर है हम चुभते हुए सवाल को भी मुलायम करके सामने रखते हैं ताकि हमारे दोस्त जो हैं वो उनको वो उससे ऑफेंड ना हो। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई ऐसी बात भी करनी चाहिए जो वक्त का तकाजा है। मेरे जहन में सब जो बात है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऐप का नक्काद जो है वो नाम लेकर बात करने से कतराता है। यानी जिसकी आपने तारीफ करनी है खुले लफ्जों में, चले वो उसका भी खुलकर नाम नहीं लेते कि आप उसे कहें कि वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत अहम है, हमारे अहद का सबसे बड़ा आदमी ये है, या कोई ऐसी आप बात बता सकें, या कुछ जो प्लेसमेंट है या जो तायुन कदर है किसी लिखने वाले की मवाजने के बाद और अब तक के मुताले के बाद जो आपके सामने आती है, तो उसको वाज़ेह तौर पर बताने में, तारीफ में भी जरा नाम लिए बगैर बात करता है। और जो तनकीस है या किसी के कम ज्यादा बताना है किसी के बारे में, तो उसमें भी नाम लेकर बात करने से गुरेज करता है। इससे पहले ऐसा नहीं था। मसलन इस सिलसिले में बहुत नुमाया मिसाल आगा साहब की किताब है जो नज़्म जदीद की करवटें थी। जो जो उनके हक के लिखने वाले थे और जो उनकी प्लेसमेंट उनकी नज़र में बनती थी, उन्होंने नाम ले लेकर कहा कि ये लोग जो है, और मेरे ख्याल में ये उनकी हायरार्की बनती है या उनकी प्लेसमेंट बनती है या उनका मिजाज क्या है या उनकी जो उनके ख्याल में तय्युन कदर है वो क्या है। तो उससे आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, उससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, और उससे फिर बहस भी पैदा होती है। इसी तरह बहुत हमारे जो अक्सर नक्काद हैं वो नाम लेकर बताते थे कि ये लिखने वाला जो है वो आम है, ये फलां के यहाँ कम है, और ये ज्यादा है। तो अब हमारा नक्काद जो है वो तजरीद में बातें करता है। तो एक तो ये बताइए कि आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है। पहले तो ये फरमाइए क्या ये तासुर दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो उसकी वजह क्या है? और अगर वजह भी हमें सामने आ जाए तो तनकीद को इससे फायदा है या नुकसान है? अ, आबिद साहब, आपका सवाल हमेशा की तरह कई पहलू रखता है और बड़ा तफसीली जवाब उसका दरकार होता है। अ, देखिए, मैं उर्दू तनकीद का कह लीजिए कि कारी भी हूँ और नक्काद भी हूँ। और मैंने उर्दू नकादों पे भी लिखा है। आपका ये जो तासुर है, इसको मैं अगर ये कहूँ कि एक खास चंद हमारे जो आज के दौर के नक्काद है उनकी हद तक दुरुस्त है, तो मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि तनकीद का फरीजा है क्या। देखिए, तनकीद जो है ये तख्लीक से एक मुख्तलिफ अमल है, और इसमें आम तौर पर इसकी बुनियाद तज्जिए पे होती है। तज्जिया नकाद करता है अपने मुताले, अपने तरबियत और अपने जौक की बुनियाद पर। चलिए। और एक ही फन पारे या एक ही तख्लीक कार के बारे में मुख्तलिफ नकादों की राय और रेटिंग मुख्तलिफ हो सकती है, होनी भी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तनकीद का जो एक बड़ा चलन अब बहुत नुमाया हुआ पिछले कुछ सालों में, और मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा अ, मुफीद अमल नहीं था, वो ये था कि उर्दू तनकीद में मुजर्रद तसव्वुरात पे बहुत बात हुई। जी। बहुत सी टर्मिनोलॉजी बहुत शिद्दत से इस्तेमाल की गई। अच्छा, नई बातें सीखने में और नए मामलात के बारे में जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नकाद को सीखना चाहिए। मैं जाती तौर पर उन लोगों में हूं जो ये समझते हैं कि आज का नक्काद और अदबी नक्काद तो ज़ाहिर है बुनियादी तौर पर अदब की जमालियाती और असलूबियाती खूबियों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए भी मासर समाजी अलूम का मुतालिया, फलसफे का मुतालिया बहुत ज़रूरी है। चलिए। उसमें लिंग्विस्टिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जितना भी मकदूर हो नक्काद को, खासतौर पे जो तनकीद लिखना चाहता है,
اس کو یہ علوم ضرور سیکھنے چاہیے. عام کاری کی شاید ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ان علوم کو بہت زیادہ سیکھے. بلکہ میری ذاتی رائے میں تو جو جدید سائنسز ہیں جیسے جینیٹکس ہے، فزکس ہے، اس کا بھی اگر کوئی تھوڑا بہت مطالعہ نقاد کرے تو کوئی حرج نہیں، اس سے سیکھے. یہ تو ایک مثبت عمل ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے. اور جو نقاد ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان کے ہاں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. میں اس کے ساتھ محمد حسن عسکری کا حوالہ دوں گا. ان کی تحریر میں آپ کو بہت سے علوم نظر آتے ہیں جن سے وہ استفادہ کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے، ان کی بنیاد پر ادب کی کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا فیصلہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. میں نفسیات کا طالب علم ہوں. نفسیات مجھے یہ تو بتا سکتی ہے کہ اس فن پارے میں کون سے نفسیاتی رویے کردار موجود ہیں، لیکن وہ مجھے یہ نہیں بتائے گی کہ اس کی بنیاد پر کیا فن پارہ بڑا بنا ہے کہ چھوٹا بنا ہے. یہ بہت اہم بات کی آپ نے سر، بہت اہم بات کی آپ نے. یعنی کسی علم کی یا کسی زاویے کی موجودگی جو ہے اس کا تو بتا سکتا ہے کوئی شعبہ علم، لیکن بڑے چھوٹے ہونے کا یا اہم ہونے کا فیصلہ نقاد کرے گا. اور وہ فیصلہ ہوگا جمالیاتی اور اسلوبیاتی بنیادوں پر، جی بالکل. ادب کی فنی بنیادوں پر. اب اس میں یہ دیکھیے کہ لنگوسٹک یا لسانیات بھی ایک شعبہ ہے. چونکہ لنگوسٹکس کے بہت سے اصطلاحوں کو گزشتہ 20-25 سالوں میں ہم نے بہت برے دریغ استعمال کیا ہے ادبی تنقید میں، اور اس سے بہت سے ابہام پیدا ہوئے ہیں. میری ذاتی رائے میں تنقید کبھی مبہم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ابہام تخلیق کا حسن اور تنقید کا عجب ہے. بہت اچھی بات کی آپ. نقاد کو بالکل صاف ہونا چاہیے تصورات میں بھی، اور پھر صرف تصورات میں نہیں، تصورات کی امپلیکیشن میں، اسے ان کا اطلاق کرنے میں بھی. امپلیمنٹیشن میں. جی دیکھیے، مجھے اس بات سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ ساختیات کیا ہے، پس ساختیات کیا ہے، جدیدیت کیا ہے، ما بعد جدیدیت کیا ہے. اگر آپ یا نوآبادیات کیا ہے، بعد از نوآبادیات کیا ہے، اگر آپ ان کے مجرد تصورات پر بحث کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں، اس کا ایک اپنی امپورٹنس. مجھے دلچسپی اس بات سے ہوگی کہ آپ اپنے ادب اور اپنی صورتحال پر کو ان مباحث کے ذریعے کتنا سمجھ رہے ہیں. بالکل صحیح. اور اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں یا آپ درست نہیں سمجھ رہے ہیں تو میرے نزدیک اس تنقید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ میرے دوست ضیاء الحسن نے تو بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ میں جدید تصورات کا واحد نقاد ہوں اردو میں جو ان پہ تنقید کرتا ہوں. میری تنقید اس لیے ہے، میں ایک تو مجھے یہ تنقید نظر آتی ہے کہ یہ لوگ ان تصورات کو ان کی درست ڈائمینشن میں نہیں سمجھتے، ٹھیک اور دوسری یہ ہے کہ اپلائی کرنے کی طرف تو بہت کم آتے ہیں. دیکھیے، اس کو میری خوش قسمتی کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے، میرا تعلق چونکہ نفسیات کے شعبے سے ہے، اور میں گزشتہ 25 سالوں سے پوسٹ گریجویشن ریسرچ اسسمنٹ اور اس طرح کے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں سائیکالوجی کی، ان کی ٹیچنگ میں انوالو ہوں، پریکٹیکلی انوالو ہوں. تو بہت سی باتیں جو ہمارے ہاں کی جاتی ہیں وہ مجھے بہت بچگانہ نظر آتی ہیں اور بے معنی نظر آتی ہیں. بس بالکل. میں نے تنقید بھی کی تھیوری کیا ہے. اب وہ تھیوری کیا ہے کہ نام پر اتنی بے معنی باتیں اردو مضامین میں آپ کو ملیں گی کہ ہنسی آتی ہے کہ یار یہ تو تھیوری کی ABC نہیں جانتے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو، ہر سبجیکٹ کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. جب تک آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ 21ویں صدی میں ایک آدمی ایک بات کیوں کر رہا ہے. 8-10 سال پرانی بات ہے، آصف فرخی زندہ تھے، ہم لوگ ایک کانفرنس میں گئے ہوئے تھے کراچی. تو آصف فرخی نے ایک ٹیلی ویژن پر ایک بحث کا آغاز کیا. اس بعد جدیدیت جو ہے اس نے سب سے بڑا سوالیہ نشان لگایا ہے ریشنلٹی کے اوپر. میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ بات وہ آدمی کر سکتا ہے جو مغرب کی فکری تاریخ سے واقف نہ ہو، کیونکہ مغرب میں جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ریشنلزم پہ لگا وہ تو امپیریسزم نے لگایا.
اور रेनेसांस के फौरन बाद दिलवाया, जिसने रैशनलिज्म को बतौर मेथड, इल्म हासिल करने के मेथड का रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये हमें रियलिटी तक लेके जा ही नहीं सकता। फिर 20वीं सदी के शुरू में सबसे बड़ा अटैक जो आया वो पॉजिटिविस्टों की तरफ से आया, जिन्होंने कहा कि जी वो नॉलेज ही नहीं है जो जिसकी बेस इंपेरिसिज्म पे ना हो, तो इससे बड़ा अटैक तो हो ही नहीं सकता था। तो अब ये है कि देखिए, जब आप थ्योरी की बात करते हैं तो फिर आपको थ्योरी होती क्या है, थ्योरी बनती कैसे है, थ्योरी टेस्ट कैसे होती है, थ्योरी की वैलिडेशन कैसे होती है, थ्योरी चेंज कैसे होती है, क्या थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है और कैसे, किन पॉइंट्स पे रिजेक्ट होती है, या थ्योरी चेंज होती है तो किन क्राइटेरियंस के ऊपर चेंज होती है, इन सब बातों को समझना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बहुत ज्यादा जदीद नक्काद हैं या माबाद जदीद नक्काद हैं, वो इन बातों को मगरब में लिखी गई दरसी कुतब के हवाले से समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू पोस्ट मॉडर्निज्म, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म, ये किताबें हमें नहीं देती। आपको ओरिजिनल राइटर्स पे जाना चाहिए। मतलब कितने हैं जो थ्योरी पे लिख रहे हैं और उन्होंने कार्ल पॉपर को पढ़ा हुआ है, कितने हैं जो थ्योरी पे लिख रहे हैं और उन्होंने थॉमस कॉहन को पढ़ा हुआ है, कितने हैं जो पैराडाइम की बात कर रहे हैं और उनको वो डिफाइन कर सकते हो कि पैराडाइम होता क्या है और पैराडाइम डेवलप कैसे होता है। अब जाहिर है मेरी इसमें थोड़ी सी जो नौ हो है वो उर्दू की वजह से नहीं है, वो मेरे साइकोलॉजी की बैकग्राउंड की वजह से है। और मुझे चूंकि ये चीजें पढ़ानी होती हैं अपने स्टूडेंट्स को एमफिल के लेवल पर, पीएचडी के लेवल पर, तो मुझे खुद भी जाहिर है अप टू द मार्क कराना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आई है कि हमने, अच्छा अब जब आपके तसव्वुरात ही दुरुस्त नहीं है, आपने उनको सही लेवल बैकग्राउंड में जाके समझा ही नहीं है, तो अब आगे क्या, आप क्या करेंगे? जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई में भी हम पाया जाएगा, और जब आप अप्लाई में हम पाएंगे तो फिर आप नाम नहीं लेंगे, आप नाम लेने से अवॉइड करेंगे। अब मैं, वैसे तो कोई अच्छा नहीं लगता कि बंदा अपनी चीजों की मिसाल दे, लेकिन आप भी उन दोस्तों में हैं जिन्होंने मेरी तनकीदी किताबें पढ़ी हैं, उन पर इजहार ख्याल भी किया है। नहीं, क्या बहुत अच्छा मेरी है। इस तनकीद, दफा बल्कि इसी बहाने पहले भी आपको दी मुबारक, बारे दिगर आपको मुबारक देते हैं कि इस दफा आपकी किताब जो है उसको अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने तनकीद की बेहतरीन किताब का अवार्ड दिया है, माशाल्लाह। भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आप क्या मेरी तनकीदी किताबों में आपको नाम लेकर लोगों के ऊपर तनकीद नजर नहीं आएगी? आती है। आती है। मैंने इंडिविजुअल मजामीन भी लिखे हैं लोगों के ऊपर, अफसाना निगारों पे भी लिखे हैं, नावल निगारों पे भी लिखे हैं, शायरों पे भी लिखे हैं, और इस बात से हटके लिखा है कि कोई किसके बारे में क्या कहता है। नकादों के बारे में लिखे हैं, मतलब फतेह मोहम्मद मलिक के बारे में आम तासुर ये पाया जाता है कि उनके यहाँ नजरियाती इस्तकामत नहीं है। मैंने अपने मजमून का नाम ही रखा था फतेह मोहम्मद मलिक नजरियाती इस्तकामत का नकाद। और मैंने बताया कि उनकी पहली किताब से लेकर उनकी आखिरी किताब तक आप आ जाइए, उसमें एक उनका यकसा नुक्ता नजर है। अगर उनके कोई दुनियावी मामलात में आपको कोई नजर आती है बात इधर उधर की, तो वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें तो हम नहीं किताब, जाएंगे। लेकिन नक्काद तो किताब से पहचाना जाएगा ना। किताब से पहचाना जाएगा। देखिए, अगर आप जाती जिंदगी को मिलाएंगे तो फिर तो बहुत से मामलात में बहुत से नताइज और हो जाएंगे। वो ऐसे ही। मैं जाती तौर पर जब भी बात करता हूं, और मैं ये बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं, और मैंने ये बात लोगों का नाम लेके की है, मजामीन का नाम लेके की है, किताबों का नाम लेके की है, मैंने कभी किसी की पर्सन के ऊपर एतराज नहीं किया, कभी किसी की शख्सियत के ऊपर एतराज नहीं किया। मैंने जब भी बात की है, और मुझे इस बात का फख्र है, मैंने उस आदमी के तस्वर पे बात की है, मैंने उसके आदमी की तख्लीक पे बात की है, मैंने उस आदमी की तनकीद के बात पे बात की है। मुझे नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिए, अगर नाम लेने से मकसद आपका किसी की तस्दीक करना है तो फिर नाम लेना बुरी बात है। ठीक है। अगर नाम लेने से लेना का काम आप करते हैं और किसी को गाली देते हैं, ये नकाद का काम नहीं है। नहीं नहीं, ये नकाद का ये काम तो मुराद भी नहीं है ना सर। तजिया करना है। जी। सर, दो तरह की बातें हैं ना, मतलब ये जाहिर है तनाजुर सवाल का जो है ना वो वही मतलब वाज़ेह रहना चाहिए कि मसला जी। ये, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी नाम नहीं लेता। जब आप किसी की आदमी की किताब पर कोई लिखते हैं या उसका, तो वो जाहिर नाम ही आप लेके कर रहे होते हैं। नाम जी। लेने का मतलब ये नहीं है। नाम लेने का मतलब ये है कि जब आप कोई कोई रैंकिंग आप करते हैं, यानी रैंकिंग का मतलब ये है कि जाहिर है आप कोई विक्ट्री स्टैंड पे तो नहीं खड़ा करते लोगों को,
लेकिन अपनी तरजीह तो बताते हैं ना कि तनकीद जो है अगर कोई कारी पढ़ता है तो वो इस वजह से पढ़ता है कि उसे पता चले कि जो चीज खुद उसको नजर नहीं आ रही वो अपने जमाने का नकाद देख रहा है, तो वो उसकी रहनुमाई करे बड़े जी अदब को पहचानने में, अच्छे अदब को पहचानने में, अपने अहद के जो लिखने वाले हैं उनकी दर्जा बंदी करने में। बाज लोगों की तरफ वो माइल तब होता है कि हो सकता है उसको वो अच्छा ना लग रहा हो पढ़ने में, लेकिन उसके अहद का नकाद बताता है कि ये बड़ा आदमी है, तो वो पढ़ता है उसको कि जो चीज मुझे नजर नहीं आ रही तो बड़े आदमी ने जी पहचान लिया, तो मुझे उसकी तरफ माइल होना चाहिए। तो अपने जी अहद के बड़े अदब को अपने कारी तक पहुंचाना या उस तक पहुंचने पर कारी को रागिब करना, ये भी तो एक काम है ना। जी। तो ये काम हो गया है, ये इस देखिए मतलब था। आबिद, आबिद साहब, बात यह है कि हो सकता है आपका तासुर दुरुस्त हो कि ये कम हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात जो अपना नुक्ता नजर है वो मैं बयान करता हूं। जी जी देखिए, एक तो जब नकाद किसी लिखने वाले को मुंतखब करता है तो ये उसकी तरजीह को नुमाया कर रहा होता है। जी जी ठीक है। मैं जब हमारे सीनियर लोगों में से खुर्शीद रिजवी का इंतखाब करता हूं बतौर शायर और इफ्तिखार आरफ का इंतखाब करता हूं बतौर शायर, तो इसका मतलब है कि मैं बाकियों को अगर नहीं मजमून उन पर तवील लिखता तो एक इनकी कुछ अहमियत है। नहीं सर, अब अच्छा, मैं दूसरा, माजरत चाहता हूँ, मैं इस दूसरा पे थोड़ी सी एक दूसरा मैं एक सवाल भी चाहता हूँ असल में, ताकि बात हो। यानी आप अगर फर्ज करें इफ्तिखार आरिफ साहब पे भी लिख देते हैं और खुर्शीद रिजवी साहब पे भी लिख देते हैं और मुझ पे भी लिख देते हैं, अभी सियाल पे भी लिख देते हैं, फर्ज करें दोस्त समझकर, तो आपका पढ़ने वाला आदमी जो है वो तो इस मुगालते में मुब्तला होगा कि ये तीन आदमियों पे लिख दिया है इन्होंने। नहीं और नहीं नहीं नहीं, अभी या इस तो तरह नहीं बात। जी जी आया, या तो देखिए आप देखें ना, या तो आप ऐसी किताब लिखें कोई भी आदमी यानी नकाद जो है कि भाई ये पांच लोग हैं या ये 10 लोग हैं या ये 6 लोग हैं जो हमारे अहद के बड़े नावल निगार हैं, यानी इस नुक्ते नजर से, फिर तो ठीक है कि आपकी जो सिर्फ लिख देना है वो काफी रहेगा, आप ना भी उनकी हायरार्की बनाए। देखिए ना, हमीद नसीम ने किताब लिखी है पांच अहम शायर, तो पता चलता है कि इस आदमी के नजदीक उस अहद में ये पांच शायर हैं जो बड़े, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लोगों ने इख्तलाफ किया भी, उस इख्तलाफ के असरात भी हुए, ठीक है ना। इसी अच्छा, तरह अभी और सुने, ये अब देखिए ये इसमें मेरी एक बात। चीज है, एक चीज आपको जहन में रखनी चाहिए कि नकाद अपनी तनकीद सिर्फ एक ग्रुप तक एक एज तक महदूद नहीं रखता। जी ठीक। अब मेरे अहद में अगर खुर्शीद रिजवी लिख रहा है, जफर इकबाल लिख रहा है, आबिद सयाल और अहमद सईद अहमद लिख रहा है, तो मैं सब पे बात क्यों ना करूं? नहीं, करनी चाहिए, जाहिर है। अब इसका सुन लो, मेरी बात सुन लो अब। जी जी इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं आबिद सयाल को खुर्शीद रिजवी के साथ प्लेस कर रहा हूं। जी हाँ, ठीक। देखिए, मैंने एक मजमून लिखा, तीन शायर, तीन तवील नज़में। उसमें सईद अहमद की तवील नज़म है, अख्तर बिल्कुल। उस्मान की तवील नज़म है, गायर आलम की तवील नज़म है। मैंने तीनों तवील नज़मों की खूबियां जो मेरे समझ में आई, उनमें अगर कोई खामी है उनकी निशानदेही की, तीनों में बताया कि किस शायर के यहां कौन सा पहलू ज्यादा अहम है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इससे पढ़ने वाला अंदाजा लगा सकता है कि उसने किसको पढ़ना है। मेरी जाती राय में नक्काद का काम नंबर वन नंबर टू तय करना नहीं है, जी ना ये किसी अहद में तय होते हैं। जी जी, जाहिर है। ठीक। नक्काद का काम है तखलीक कार की खूबियों और खामियों को नुमाया करना। जी जी जिन बातों को वो समझता है कि वो अहम तखलीकी तजर्बा है, उसको नुमाया करना। चल मतलब देखिए, मैंने अपने नावल की किताब में किसी नावल निगार के दो नावलों का तज्जिया नहीं किया, स्वाए मिर्जा अतर बेग के दो नावलों के। क्यों? ठीक मुझे लगा कि वो दो नावल हैं ऐसे जो अलग से एक तज्जिया मांगते हैं। ठीक है। ठीक है। अब मैं उनको, मिर्जा अतर बेग को, मैंने गुलाम बाग पर जो मजमून लिखा तो मैंने उसमें लिखा कि ये उर्दू के 10 बेहतरीन नावलों में शामिल है। तो आप इसी तरह का काम कर सकते हैं नहीं, ना। बिल्कुल ठीक अब है। अगर मैं ये कहूं कि नहीं जी, गुलाम बाग तो अकलौता नावल है जो उर्दू में नहीं नहीं, लिखा जाहिर गया, है, ऐसा तो नहीं होगा ना ये सर। ये मेरी जाती राय में, ये मेरी बिल्कुल जाती राय में ये तनकीद नहीं होगी। ऐसे ही हो, सही फरमा रहे हैं। ठीक है। मैं कम से कम इस तरह की जो दावे हैं ना उससे गुरेज करता हूं। ऐसा तो कोई लेकिन भी नहीं कहता। जी, तो अब वो बात के जहां मुझे उनको मुझे प्लेसिंग नजर आई, मैंने की। मतलब एक हमारे दौर के एक और दूसरे नावल निगार हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लेता, आप कहते हैं कि नाम ना वैसे ही बात कर ले। उन्होंने इस पे एतराज भी किया कि वो बताओ कौन है जो, एक महफिल में कहा बताओ कौन है जो कहता है कि मिर्जा अतर बेग का नावल उर्दू के 10 बेहतरीन नावलों में शामिल है। मैंने हाथ खड़ा किया, फिर वो चुप हो गए।
ठीक है, क्योंकि इत्तेफाक से मैं उन पर भी, नहीं उनके मैं, नावल नावल देखिए, निगारी पर भी लिख चुका था। तो अब बात नहीं ये तो है बात कि बात ये हो रही है असल में। देखिए आप, जाहिर है मैं आपको जानता हूँ, मुद्दत से जानता हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं और बड़े दोस्तों की तरह हैं, और आपका सारा सफर जो है उसका बेशतर हिस्सा जाहिर है मेरे सामने है, और जाहिर है कायल है आपकी, इसी वजह से तो आपसे बात कर रहे हैं। मतलब आपके लिखने का मसला नहीं है, आप तो करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल जो हमारे यहाँ तनकीद की रविश है, ज्यादातर नक्काद जो हैं वो इस तरह का नाम लेने से या इस तरह की बात करने से घबराते हैं, जिसकी वजह से उनकी तनकीद पढ़ने वालों को ये तय करने में मुश्किल होती है कि उनकी तरजीह क्या है, ताकि वो अपनी तरजीहात तय कर सके। जी, देखिए उसकी वजह मैं जो समझता हूँ, मैंने उस पर इब्तिदा में भी इशारा किया था। आज का जो नया नक्काद है, आ, उसको मेरी उम्र के दोस्तों को उसमें शामिल कर लीजिए, मेरी उम्र से जो जरा बाद के 8-10 साल बाद के दोस्त हैं उनको शामिल कर वैसे लीजिए। चले एक जिमनी तौर ये भी है, सही कोई वैसे ऐसा आदमी? नहीं, नकाद हैं, बिल्कुल हैं, ऐसे नकाद भी हैं। मैं नाम लूंगा फिर आप कहेंगे कि नाम रहने दीजिए। हाँ, तो अब क्योंकि बात क्योंकि यह है एक सवाल ये कि भी है कि क्या नकाद मौजूद भी है कि नहीं है, यानी बहुत जी कम जी है, है, बिल्कुल है। बहुत देखिए कम है। मैंने अकेदमी अदबियात के लिए एक किताब मुरतब की है, वो भी छप नहीं रही, आई होप कि छप जाएगी, पाकिस्तानी उर्दू तनकीद के हवाले से। तो बहुत अच्छा। मैं तो अपने से कोई 20-25 साल छोटे उम्र के नकादों तक आया हूं, जिनमें मुझे इम्कान नजर आता है कि ये अच्छी तनकीद लिख रहे हैं और लिखेंगे। इंशाल्लाह। देखो, एक अभी एक तो हमें इस बात से बाहर आ जाना चाहिए। काफी लोगों को ये गुमान होता है कि लिखना लिखाना उनकी नस्ल के साथ खत्म हो गया है, जी, और उनसे जो नीचे वाले हैं उनको कुछ नहीं आता जाता। ये मेरा ख्याल है कि बचगाना सोच है। जी, हर नस्ल में लिखने वाले पैदा होते हैं, जब तक नया इंसान, नए बच्चे पैदा होते रहेंगे ना, तो तख्लीककार भी पैदा होते रहेंगे, नकाद भी पैदा होते रहेंगे। जी, हाँ, उनमें कुछ अच्छे होंगे, कुछ अच्छे नहीं होंगे। ऐसे। ये हर जगह, हर नस्ल के साथ ये है। जी किसी भी जी, नस्ल में सब अच्छे लिखने वाले नहीं थे। ऐसे। ठीक है, तो नकाद जरूर मौजूद है। प्रॉब्लम ये हुई है कि एक डोमिनेंट ट्रेंड बन गया एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में सोचने का, ठीक है मुजर्रद तस्वरात के पीछे भागने का। सर। जब आप मुजर्रद तस्वरात के पीछे भागोगे, तो फिर आप कंक्रीट रियलिटी की तरफ नहीं आओगे। देखो, तखलीक मुजर्रद तस्वरात पे उस्तवार हो सकती है, तनकीद नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तनकीद को कंक्रीट होना पड़ेगा। जी, ठीक है, अगर तनकीद मुजर्रद हो जाती है तो वो बेमानी हो जाती है। ऐसे। जिसकी तरफ आप, जिसकी मौजूद, जिसका आपको एहसास हुआ और जिसका आपने यहाँ पे रेफरेंस दिया। लेकिन मैं ऐसे नकादों को भी जानता हूं अपने अलावा भी, जिन्होंने बहुत खुल के लिखा, बिल्कुल स्पेसिफाई करके लिखा। नाम लेने से आपकी मुराद, मेरा ख्याल है यही है कि स्पेसिफाई किया जाए चीजों को। नहीं, मैं, मेरी मुराद, अच्छा चले कोई एक ऐसी किताब बताइए अपनी या किसी और की, जो वजीर आगा की किताब नज़्म जदीद की करवटें, या हमीद नसीम की किताब पांच जदीद शायर, या शमीम हनफी की इकबाल किताब। अफाकी की किताब 10 नावल, 10 नावल निगार। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक अच्छा किताब। देखो, ये जो जी, अब ये एक और तरह का काम है। मसलन फर्ज करो मेरी जो किताबें हैं उसमें आपको इस तरह नहीं मिलेंगे। मैं लेकिन मेरी किताबों में आपको 3 तरह के मजामीन मिलेंगे। एक जनाब, नजरियाती मजामीन, जनाब। एक जो सिंफ को कवर करते हैं एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, और एक जो इंडिविजुअल लोगों को कवर करते हैं। ठीक है, मतलब मैं अगर इसमें से निकाल लेता अपनी नावल वाली किताब में से, और मैं कहता कि 5 नावल निगार, तो उसमें कुरतुल हैदर है, उसमें ये इकरामुल्लाह है, उसमें मुस्तनसर हुसैन तारण है, उसमें ये मिर्जा अतर बेग हैं, उसमें हसन मंजर है, उसमें बानो कुदसियां हैं। तो 5-6 तो निकल आते, और इनका नाम रखा जा सकता था 6 उर्दू नावल निगार। लेकिन मेरी जाती राय में तनकीद सिर्फ एक पैटर्न से नहीं होती। ठीक है। ठीक है, तनकीद एक बड़े फिनोमेने में होती है। जैसे मैंने फर्ज करें, फर्ज नहीं करें, रियलिटी में आए, मैंने पहली बार उर्दू में इस चीज को समझने की कोशिश की कि नावल किस चीज को कहते हैं। जिसमें मैंने, मेरा पहला मजमून जो है वो है नावल की नावलियत। ठीक है। अब मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैंने दुरुस्त समझा है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि अच्छा, जैसे आप कहते हो अफसाने में अफसानवियत होती है, यानी ये नावलियत जो है शायरी में ये, शेरियत होती है। ठीक है, ठीक है, यानी नॉवेलनेस के मानों में आप नावलनेस के मानों में। बिल्कुल तो ठीक। नावलनेस किस चीज को कहेंगे? ठीक है,
بالکل اب ظاہر ہے کہ اس میں مجھے کچھ میں نے مثالیں دی کہ بھئی میرے خیال میں یہ چیز ناولنس میں آتی ہے اور یہ اس ناول میں ہے. بالکل اچھا ٹھیک. یہ کام بھی میرا خیال ہے نقاد کے کرنے کا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا، یہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس طرح تنقید کو دیکھتا ہوں کہ کسی ایک آسپیکٹ پہ نہیں جانا چاہیے تنقید کے جو مختلف آسپیکٹس ہوتے ہیں ان میں جانا چاہیے. مثلا میں نے ایک مضمون لکھا اردو ناول کے 50 سال. جی. پھر میں نے ایک مضمون لکھا اردو ناول 20ویں صدی کے نصف اول میں. پھر میں نے ایک مضمون لکھا اردو ناول 21ویں صدی میں. تو یہ تو میں نے ایک طرح سے اردو ناول کی پوری جی. ایک ہسٹری کہہ لیں یا جی. اجمالن جائزہ کہہ لیں، ہسٹری جی تو جو نہیں ہوگی اہم آپ کے لیکن نزدیک ہیں ان کا تذکرہ کر دیا. جی میں نے اس کو پورے کو ایک لائن میں لانے کی کوشش کی. اب ظاہر ہے کہ یہ اس سے مختلف کام ہے کہ جس میں جی. آپ چند ناول نگار اٹھا لیتے ہیں اور ان پہ بات کرتے ہیں. ان میں نے ان ناول نگاروں پہ بھی بات کی ہے جو اتنے اہم نہیں ہیں لیکن وہ ناول کے ذکر میں تو آتے ہیں. ٹھیک جی. ہے نا. تو اب یہ اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہے. دیکھیے اگر آپ ناول نگاروں کو افسانہ نگاروں کو جرنلائز کر کے بات کریں گے تو وہ ایک آسپیکٹ ہے. جب آپ ان کو اسپیسیفائی کریں گے تو وہ ان کا ایک آسپیکٹ ہے. مطلب آپ کو جب آپ کسی نہیں پرسن کے اوپر نہیں، میرے گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ دیکھیں نا، آغا صاحب کی جس کی کتاب ہے، ایسے ہی پھر بار بار ہے، آغا صاحب کی کتاب ہے یا حمید نسیم کی کتاب ہے. ظاہر ہے ان کی کتابیں صرف وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں. جی لیکن ایک تو آدھ جگہ میں کہیں نے پر آپ کو جا کر. میں نے آپ کو مثال دے دی نا جی 21ویں ہاں. صدی میں بھی ایک کتاب لکھی گئی ہے. جی ہاں. تو اس طرح کی کتابیں اور بھی ہو سکتی ہیں. جی ہاں، ہو سکتی ہیں. تو ہونی اب یہ چاہیے. بات ہے کہ ہاں تنقید ہر طرح سے لکھی جاتی ہے نا. جی. اب ہو سکتا ہے مثلا مجھے یاد آتا ہے 70s میں شاید 70s یا 80s میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، لکھی نہیں گئی تھی، مرتب کی گئی تھی. نئی غزل، نئے پاکستانی غزل، نئے دستخط. ہاں ہاں. ٹھیک ہے. جی ہاں. تو اس طرح کے کام ہوتے رہے. آٹھ غزل کو، سات غزل کو، 8 غزل کو، 8 غزل کو. جاوید شاہین صاحب والے. جی تو اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں نا. جی ہاں. لیکن یہ زیادہ کام ترتیب میں ہوا ہے، مرتب انداز میں ہوا ہے. جی، ہمارے یہاں بھی اشفاق ورق صاحب نے مرتب کر دی کتاب جو ہے وہ غزل آباد. جی جی اس بالکل کے ہے. بعد بھی اور اچھا بھی. اب ٹھیک ہے. جی تو اب یہ تنقید نقاد جو ہے اس کا کام بہرحال دانوں کو بھوسے سے الگ کرنا ضرور ہے. جی ہاں. اگر نقاد یہ نہیں کرتا تو وہ پھر کچھ نہیں کر رہا. نہیں، یہ جو وہ ساری اپنا بھی بات وقت ضائع کر رہا ہے اور لوگوں کا بھی وقت ضائع کر رہا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا کہ یہ ساری بات جو ہے وہ اصل میں اس کا جو محرک ہے وہ قاری کے ساتھ ہمدردی ہے. مثلا قاری جی جو ہے وہ پڑھتا ہے، ظاہر تخلیقی ادب پڑھ رہا ہے، اس کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے. اور کچھ قاری تو ایسے ہیں جو بس اپنی خوشی کے لیے پڑھتے ہیں اور وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کو اس سے غرض کوئی نہیں ہے کہ کسی دوسری کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے. اور اسی وجہ سے ظاہر ایک پاپولر لٹریچر کی جو اتنی زیادہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اتنے اعتراضات کرنے کے باوجود وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر اچھی بات ہے. لیکن بہرحال کچھ قاری ایسے ضرور ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کی جائے کہ بڑا ادب اپنے عہد کا کون سا ہے، نمائندہ ادب کون سا ہے. وہ جس ادب کی طرف مائل ہے اس کی جو ریٹنگ ہے وہ اپنے دور کے نقادوں کے نزدیک کیا ہے. ظاہر ایک پذیرائی، ایک کیوریوسٹی، یہ سارا کچھ اس کے ساتھ چلتا ہے. تو کہیں کہیں نقاد کو ان قارئین کی تشفی کا یا ان کی رہنمائی کا فریضہ جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ سر انجام دینا چاہیے. اس سے ضرور دینا چاہیے. لکھنے والے کی بھی ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی بھی. اچھا ابھی یہاں میں ایک پوائنٹ جو بھی میرے ذہن میں آیا اس کی طرف بھی اشارہ کرنا جی جی، یہ چاہوں گا. آخری بات ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس اب ختم ہونے والا ہے. تو یہ آپ فرمائیے آخری بات. مجھے ایسے لگتا ہے عابد کہ بہت بڑا پرابلم جو اس دور میں پیدا ہوا ہے نا وہ تدریسی ضروریات کے لکھے گئے مقالات کے چھپنے سے بھی ہوا. جی ہاں. یعنی اس کو تنقید اس سمجھ کو لیا. اس کو تنقید سمجھ لیا گیا ہے. اصل مجھے میں تو لگتا وہ ہے کہ اس کو امتحانی پرچہ ہے. جی مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے لیے شاید ہمیں کوئی الگ ٹائپ کنسیڈر کرنی پڑے گی. میں جب پڑھتا ہوں اور ظاہر ہے کچھ مجھے پڑھنے پڑتے ہیں، کچھ دوست دے دیتے ہیں، کچھ مجھے ٹائٹل دیکھ کے دلچسپ لگتے ہیں تو میں خرید بھی لیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ نہ تو ان میں کوئی پراپر تحقیق ہے جس پہ پی ایچ ڈی ملی ہے اور نہ ان میں کوئی پراپر تنقید ہے. وہ زیادہ تر کمپائلیشن کا کام ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا پھر وہ دو وہ ظاہر اسکالرز ہیں لیکن امتحان سے گزرنا ہے نا. جی ہاں. وہ بچتے ہیں کہ کسی کے خلاف جملہ نہ لکھ دے اگر ایسا میرا ہے، مقالہ اسیس ہونے کے بعد بھی امتحانی اس کے پرچے پاس کے چلا گیا. امتحانی پرچے کے تقاضے اور ہیں. آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں، جس نگران کے تحت کام کر رہے ہیں،
जो जी, आपके उसके एवेल्युएटर्स दोस्तों होंगे, के बारे में नहीं लिखेंगे। जिन जिन अच्छा, कमेटियों फिर में आप ये उसको पेश सोचेंगे, होना है। जी, ये किसी के पास जा सकता है। जी हाँ। फिर आप सोचेंगे कि यार वो किसी के बारे में मैंने ये जुमला लिख दिया, और ये भी ऐसे कम ऐसा सोचने है, वाले होते हैं, तो ऐसा है, वो क्या करेगा? क्योंकि ऐसा तो होता मैं, भी है, इसलिए उनका डर जी, बेबुनियाद नहीं है। नहीं बेबुनियाद नहीं है, जी हाँ। ये सब कुछ चलता है। जी हाँ। तो मेरा जाती ख्याल है कि वो जो चीजें हैं ना, उन्हें हमें तनकीद के दायरे से बाहर निकाल के बात करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, उनके उनके काम की अहमियत से मैं इनकार नहीं कर रहा, उनमें बात बहुत अच्छे होते हैं, अपने मौजू का बहुत अच्छा अहाता करते हैं, लेकिन जनरली वो ना तो तनकीद की झैल में आते हैं ना तहकीक की झैल में आते हैं। वो चलें एक इस पे। इम्तहानी तदरीसी काम है। उसको हमें उसी, और उसमें बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि उस बंदे ने, उसने बिल्कुल अपना सही दिफा करना है, बच बचा के चलना है, किसी को नाराज नहीं करना, और सबको खुश करने की कोशिश करनी है। जाहिर है, ये हम उन तो लोगों के ये, बारे में बात कर भी नहीं रहे। वो तो जाहिर है, अगर ऐसे लोग जो हैं वो ज्यादातर एक आध किताब ही छपवाते हैं, जो उनकी वो वाली किताब होती है। हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मुसलसल लिख रहे हैं और नक्काद की हैसियत से अपनी पहचान रखते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसील के साथ और यानी दोनों तरफ से जो बात करके एक मुतवाजन नुक्ता नज़र जो है वो कायम किया, और इस सवाल के वो पहलू भी सामने लाए जो सवाल करते हुए मेरे जहन में नहीं थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी, और पसंद आई होंगी का मतलब ये है कि इख्तिलाफ इससे किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इससे रजामंद हो, लेकिन जाहिर है हमारा बात करना, इस मौजू को उठाना उनको पसंद आया होगा। तो बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और बहुत शुक्रिया हमारे देखने आपका वाले। भी बहुत शुक्रिया आबिद, अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। बहुत शुक्रिया सर।